नमस्कार प्यारी साथियों, स्वागत है आप सभी को डीएनए सीरीज़ डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज़ में। मैं मनोहर स्वागत करता हूं आप सभी को डीएनए सीरीज़ में, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज़ में। तो चलिए आज हम ये सेशन लेके उपस्थित हैं 2 जनवरी 2026 की, लेकिन आज नाइट में हम इसे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि दिन में बनाने की समय नहीं मिल पाया, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए देखते हैं कि पहला न्यूज़ क्या है। पहला न्यूज़ है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और तेज़ी से बदलता मौसम अब अस्थायी संकट के रूप में बदलेगा। तो न्यूज़ क्या था कि लू के दिन बढ़ेंगे, सर्दियों में घटेंगे मानसून, अल नीनो का साया है मानसून पर, यह इकोनॉमी के लिए भी चुनौती बनेगा। तो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। अब हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य की समस्या नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर जीवन के लिए एक अस्थायी संकट बन चुका है। 2026 अब तक का 4 सबसे गर्म वर्षों में से एक होगा। इस बात की 86% संभावना है कि 2025 से 2029 के बीच कम से कम एक वर्ष ऐसा होगा जो औद्योगिक काल औसत 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म होगा। 2026 का साल जलवायु परिवर्तन भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा निर्णायक कारण बन जाएगा, खासकर हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ती आपदाएं, चरम मौसमी विकास की रफ्तार वो लोगों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आइए, गर्मी सामान्य से ज़्यादा, ये किस कारण? देश में अप्रैल जून के दौरान तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने व लू के दिनों में वृद्धि की संभावना, खासकर उत्तर मध्य के पूर्व मैदानी इलाकों में। गर्म सर्दियों में गर्मी का एहसास होगा। बर्फबारी सामान्य से कम। जनवरी अंत व फरवरी में बारिश बर्फबारी एक साथ होने की, बर्फ तेज़ी से पिघलेगी। मानसून अल नीनो मानसून के कमज़ोर प्रदर्शन से जुड़ा रहा है। अल नीनो वर्ष के दौरान सूखे की संभावना 60% होती है, 60% होती है। सामान्य से कम बारिश की संभावना 30%, जबकि सामान्य बारिश की 10% से कम रहती है। यदि गर्मियों तक अल नीनो की स्थिति उभरती है तो हमें मानसून में कमी देखने की संभावना है। फिलहाल स्थिति ऐसी नहीं है। आइए, खाद्य महंगाई पे क्या संकट पड़ेगा और समय से अलर्ट करना और प्रकृति के तलाशने होंगे उपाय। तो अब हम देखते हैं कि ये अल नीनो पूरे खबर में था, अल नीनो एवं ला नीना। तो हम देखते हैं कि अल नीनो एवं ला नीना होता क्या है। अल नीनो एवं ला नीना होता क्या है? उन्हें एक जलवायु रूप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये दोनों परिघटनाएं पूर्व उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में की सतह जल के असामान्य ठंड व गर्म होने की स्थिति को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बारिश कैसे होता है। अगर हम इसी पेज पे देखें, चलिए तो देखेंगे कि बारिश कैसे होगा। तो ये मान लीजिए कि ये स्थल वाला भाग हो गया, स्थल, और इधर जो ये है, ये जल वाला भाग हो गया। ये टोटल जल वाला भाग हो गया। तो गर्म दिन में क्या होता है, जब हीट होगा स्थल पे तो हवाएं हल्की होगी, हल्की होकर के ऊपर उठेगी, यानी निम्न दाब बनेगा, और इधर हवाएं गर्म होगी तो उच्च दाब होगा। तो आपको पता है कि हमेशा हवाएं किधर चलता है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। जब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाएगा तो जल वाष्पित होकर के स्थल पे जाएगा, फिर वहाँ बादल बनेगा और फिर यहाँ स्थल पे बारिश करा देगा। तो हमने बारिश की घटना को देख लिया।
अब देखते हैं कि ये दाब की स्थिति होता क्या है। तो सामान्य में कैसे रहता है, सामान्य दिनों में यहाँ आप देख सकते हैं कि दो तट हैं, ये पेरू तट और ये ऑस्ट्रेलिया के तट, और ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो सामान्य दिन में क्या होता है, ऑस्ट्रेलियाई तट पर निम्न दाब रहता है और पेरू तट पे उच्च दाब, मतलब पेरू के तट पे उच्च दाब रहेगा और ऑस्ट्रेलिया के तट पे निम्न दाब। पश्चिम की ओर गर्म सतह की धारा चलेगा इस तरफ, मतलब अपना देश यहाँ पे हो गया इंडिया। व्यापारिक पवन पश्चिम की ओर प्रवाहित होती रहती है, तो सामान्य घटना होता है। अब अल नीनो के समय क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलियाई तट पे उच्च दाब रहता है, मतलब सामान्य की तरह। पेरू तट पे निम्न दाब रहता है, सॉरी उल्टा हो जाता है। अल नीनो में ऑस्ट्रेलियाई तट पे बन जाएगा उच्च दाब, उच्च दाब, और पेरू के तट पे बन जाएगा निम्न दाब। तो पूर्व की ओर गर्म सतही हवा चलेगा और व्यापारिक पवन जाने लगेगा ऑस्ट्रेलिया से पेरू तट की तरफ। इसका मतलब अल नीनो के समय में सूखे की संभावना होगा ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में, एवं पेरू तट पे सामान्य से अधिक बारिश कराएगा। ला नीना में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया तट पर निम्न दाब होगा और उच्च दाब होगा कहाँ, पेरू के तट पे। तो पश्चिम की ओर यही पवने पश्चिम की ओर चलने लगेगा, तो सामान्य से अधिक बारिश करा देगा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में, इस एरिया में, एवं यहाँ सूखा की स्थिति पनप जाएगा। आइए इसी बात को हम यहाँ पे देखते हैं ग्लोब पे। ये है पेरू की तट, पेरू, सॉरी ये है पेरू तट, और ये है ऑस्ट्रेलिया की तट। अब अल नीनो में क्या होता है, उच्च दाब बनता है ऑस्ट्रेलिया के तट पे। अब हम समझा रहे हैं आपको अल नीनो की घटना। अल नीनो, उच्च दाब यहाँ बन जाएगा और निम्न दाब कहाँ बनेगा, पेरू के तट पे। तो सारे जो व्यापारिक पवनें होती है वो किधर जाने लगेगा, पेरू की तरफ। इसका मतलब पेरू के तट पे सामान्य से अधिक बारिश करा देगा, अफ्रीका के पश्चिमी तट पे एवं इधर ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया में सूखे जैसे स्थिति पनप जाएगा अल नीनो में। सेम इसका घटना होगा उल्टा ला नीना के समय में। ला नीना में क्या होगा, यहाँ बनेगा निम्न दाब की घटना, और पेरू के तट पे बन जाएगा उच्च दाब की घटना। तो सारी पवनें हैं जो व्यापारिक पवनें किधर जाने लगेगा, ऑस्ट्रेलियाई तट के तरफ। तो इधर ज़्यादा बारिश कराएगा और इधर सूखे की स्थिति बन जाएगा। अब हम अल नीनो और ला नीना को समझ गए। चलिए, तो ये क्यों घटित होती है, इसका सटीक कारण अभी तक समझ में नहीं आया है। ये उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में महासागर की सतह की परतों और ऊपरी वातावरण के बीच परस्पर क्रियाओं के परिणाम स्वरूप घटित होती है। ये युग्मित महासागरीय वायुमंडलीय प्रणाली की आंतरिक गतिशीलता है जो अल नीनो परिघटनाओं के शुरू और समाप्ति निर्धारित होती है। यह भी माना जाता है कि प्रशांत महासागर की आकृति और ज्यामिति भी अल नीनो परिघटनाओं से प्रभावित होती है, मतलब अल नीनो की घटना से प्रभावित होती रहता है। यह प्रणाली 3 से 4 वर्षों के प्राकृतिक समय अंतराल के साथ गर्म का होगा अल नीनो, और ला नीना ठंडा हो जाएगा। मतलब अपने यहाँ के लिए गर्म क्या होगा, भारत के स्थिति में अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो गर्म हो जाएगा अल नीनो, और ला नीना मतलब ला रहा है क्या, बारिश ला रहा है, इस हिसाब से हम याद रखेंगे बारिश।
ज्वालामुखी विस्फोट, अतः समुद्र या स्थलीय में उत्पन्न बाह्य बल का अल नीनो से कोई संबंध नहीं होता है। साथ ही सन स्पॉट का भी अल नीनो से कोई संबंध नहीं है। आइए हम यहाँ देखते हैं कि अल नीनो और ला नीना के भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। अल नीनो का प्रभाव देखेंगे, भारत पे पड़ने वाला प्रभाव। अल नीनो से प्राकृतिक मानसून के बीच विपरीत संबंध है, मतलब जो सामान्य मानसून होगा उसका उल्टा संबंध है। अल नीनो से भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि यह चावल, गन्ना, कपास, तिलहन जैसी गर्मियों के फसलों के उत्पादन को कम करता है। अब जो खरीफ फसल होते हैं जैसे चावल, अब अल नीनो में क्या होगा, भारत में कम बारिश होगा तो ये प्रभावित हो जाएगा। ला नीना, इस कारण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में असामान्य रूप से भारी मानसून लाती है। मतलब ला नीनो क्या लाता है, बारिश। फिर से एक बार समझते हैं कि ला नीनो बारिश कैसे लाता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये है ऑस्ट्रेलियाई की तट। अच्छा, अल नीनो और ला नीना पूरा घटना है कहाँ की, तो ये है प्रशांत महासागर की। अगर प्रशांत महासागर में भी बात करें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की, और ये है पेरू की तट। और ला नीना में क्या होगा, यहाँ पे बनेगा निम्न दाब। निम्न दाब से मतलब हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लगेगी, और पेरू के तट पे बनेगा उच्च दाब। तो हवाएं हमेशा किधर से किधर चलती है, निम्न दाब, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। तो सारी पवनें और सारे व्यापारिक पवनें जो है चलने लगेगी पेरू के तट से, मतलब पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ। और सारे मानसून को लेकर के कहाँ चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, मतलब हिंद महासागर की तरफ, और यहाँ पे ज़्यादा बारिश करा देगा। अच्छा, अल नीनो का शेष विश्व के पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में अकाल एवं सूखे की स्थिति हो जाता है। दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में अच्छी वर्षा होती है। कहाँ पे, इस एरिया में अच्छी वर्षा होगी पूर्व की दिशा में। और ला नीना का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दक्षिण अफ्रीका में ठंडी में, आंध्र सर्दियों में का मौसम तथा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई का अर्ध मौसम, पश्चिम कनाडा और उत्तर पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में अत्यधिक ठंड हो जाएगा ला नीना में। और दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में शीतकालीन सूखा पड़ जाएगा। चलिए, तो इसके साथ हमने अल नीनो और ला नीना की घटना को देखे। अब आगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ कवर किए हैं, जिसका टाइटल बना है अमेरिका का दादागिरी। क्या है अमेरिका का दादागिरी, जो अपन यूपी और बिहार में कहते हैं कि ठीक से रहना नहीं तो घर से उठा ले जाएंगे, वही काम किया है अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रम्प चाचा। तो चलिए देखते हैं कि अमेरिका की क्या है दादागिरी। वेनेजुएला पे हमला करके राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ा और अमेरिका ले आया। अमेरिकी फौज ने मादुरो सिलिया के बेडरूम से घसीटकर पैलेस से निकाला और ट्रम्प लाइव देख रहा था। चलिए, ये पहले हम न्यूज़ पढ़ते हैं क्या है। खुद को शांति दूत बता नोबेल मांग रहे थे, कौन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार मिला किसे, ये भी याद रख लेंगे, तो मरिया कोरिना को, ऐसे कुछ नाम है जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला। चलिए, पहला युद्ध शुरू कर दिया। अमेरिका ने शनिवार तड़के दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला पर हमले को अंजाम दिया। राजधानी काराकस में कई जगहों पर अमेरिका में बमबारी की। फ्लोरिडा, अब एक मिनट, इसका राजधानी क्या है, वेनेजुएला का काराकस।
फ्लोरिडा में क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और पत्नी सिलिया एडेला को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका मदुरो पर नर्को टेरर का आरोप लगाता रहा है। ये भी ध्यान रखेंगे कि अमेरिका मदुरो पर किसका आरोप लगाता रहा है? नार्को टेरर का आरोप लगाता रहा है। अमेरिका ने इसी को हमला का आधार बताया। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने वेनेजुएला में इमरजेंसी ऐलान कर ट्रंप से मदुरो के जीवित होने का सबूत मांगा है। वेनेजुएला में मदुरो के पक्ष और विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। बता दें कि अमेरिका में 122 साल बाद किसी दक्षिण अमेरिकी देश पर हमला किया। चलिए अब आगे क्या हो सकता है? ट्रंप समर्थन में सत्ता मिलने के असर है, नोबेल विजेता मरिया आगे। वेनेजुएला के संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को सत्ता हस्तांतरित होगी, लेकिन डेल्सी अभी रूस में है। गृह मंत्री डायोसाडो और रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो भी सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। इस साल ही नोबेल शांति विजेता मरिया कोरिना नोबेल शांति किसे मिला था? मरिया कोरिना को। ये भी कहाँ की रहने वाली है? वेनेजुएला की दावेदार है। दक्षिणपंथी नेता मरिया ट्रंप की करीबी और मदुरो के विरोधी है। अभी भूमिगत है। मरिया अपनी पार्टी के बड़े नेता एडमंडो जोगालेल को भी सत्ता पर बैठा सकती है। चलिए अब हम कुछ देख लेते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो लगभग 3 करोड़ की आबादी वाला वेनेजुएला 303 अरब बैरल के साथ तेल भंडार के मामले में दुनिया के नंबर 1 पे है। तो वेनेजुएला तेल भंडार के मामले में दुनिया के नंबर 1 पे है। 270 अरब बैरल के साथ सऊदी अरब दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ से याद रखने वाली बात क्या क्या है कि वेनेजुएला के अगर हम राजधानी की बात करें तो कराकस, राजधानी कराकस। और डोनाल्ड ट्रंप मदुरो पे किसका आरोप लगाया है? नार्को टेरर का आरोप लगाया। साथ ही ये मरिया कोरिना भी कहाँ के रहने वाली है, जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? वेनेजुएला की। और तेल में नंबर 1 पे आता है कौन? वेनेजुएला। आइए, वेनेजुएला के भंडार में एक्स्ट्रा हैवी ऑयल है, जिसे निकालने के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी चाहिए। इसके चलते वेनेजुएला सालाना 4 अरब डॉलर का ही तेल निकाल पाता है। मतलब उसके पास कम टेक्नोलॉजी है, इसलिए कम तेल निकाल पाता है, सऊदी अरब के अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हुए भी। सऊदी अरब हर साल 200 अरब डॉलर का निर्यात करता है। वेनेजुएला नेचुरल गैस के मामले में दुनिया के 8वें नंबर पे है। तो अगर हम वेनेजुएला की बात करें तो तेल के मामले में नंबर 1 पे है, फर्स्ट रैंक पे आएगा तेल में। और अगर हम नेचुरल गैस की बात करें 8 रैंक पे आएगा। ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई के बाद कहा कि अब अमेरिकी तेल कंपनी भी वेनेजुएला में ऑयल बिजनेस में उतरेगी। बता दें कि अमेरिका 2030 तक डेटा सेंसर्स के लिए 20% अधिक एनर्जी को सोर्स चाहिए था। वेनेजुएला सबसे अधिक मिस वर्ल्ड टाइटल जीतने वाला देश है। भारत और वेनेजुएला ने 6 मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो यहाँ से पूरे न्यूज़ से इम्पोर्टेंट बात क्या निकला कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ? कराकस। और राष्ट्रपति ट्रंप किसका आरोप लगाया है? नार्को टेरर का। मरिया कोरिना जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वो कहाँ की रहने वाली है? वेनेजुएला की। तेल भंडार में पहला रैंक है किसका? वेनेजुएला का। और नेचुरल गैस में
8वां रैंक है। ये हमने न्यूज़ देख लिया आज की। अब हम चलते हैं इसके थोड़े डिटेलिंग में। तो ये न्यूज़ का ही ये बातें लगा हुआ है कि तेल कंपनियों को लेकर विवाद। ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों के तेल अधिकार अवैध रूप से छीन लिए थे। ड्रग्स तस्करी। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला अमेरिका के खतरनाक ड्रग्स की तस्करी करता है। ड्रग्स ले जा रहे 35 नावों पर हमला कर चुका है। मदुरै का तख्ता पलट। अमेरिका राष्ट्रपति निकोलस मदुरै को तख्ता पलट करना चाहता है। अमेरिका मदुरै को तानाशाह और ड्रग्स तस्कर मानता है। ये हो गया ट्रंप का मानना। इस कारण इसने उसे घर से उठवा लिया। चलिए, तो अब हम यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, इसका लोकेशन। तो अगर मैप हम पढ़ते हैं तो मैप में सबसे ऊपर देखते हैं नॉर्थ, मतलब उत्तर, नीचे की तरफ हो जाता है दक्षिण, और लेफ्ट साइड में पश्चिम, और राइट साइड में हम पूरब दिशा को देखते हैं। तो जब भी हम मैप की बात करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा नॉर्थ, दक्षिण हो जाएगा नीचे में, और राइट साइड में ईस्ट, और वेस्ट साइड में वेस्ट, लेफ्ट साइड में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें, आपने अगर वर्ल्ड मैप देखे होंगे तो अमेरिका महाद्वीप में अगर हम थोड़ी जूम करके देखें तो इससे हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका, यानी मध्य अमेरिका। तो मध्य अमेरिका इसके बीच में आ जाएगा, और ये है वेनेजुएला का से लगता है पश्चिम में हो जाएगा साउथ पैसिफिक ओशियन, और पूरब में हो जाएगा अटलांटिक ओशियन। मतलब दक्षिणी प्रशांत महासागर पश्चिम में है, दक्षिणी प्रशांत महासागर, और पूरब में दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और कैरेबियन सी से सीमा साझा करता है वेनेजुएला। आइए देखते हैं कि इससे लगा हुआ देश कौन कौन सा है। तो ब्राज़ील और कोलंबिया के साथ साथ यहाँ पे सीमा साझा करता है गुयेना। वेनेजुएला से सीमा 3 देश की सीमा लगता है, किसका, ब्राज़ील, कोलंबिया और वेनेजुएला। आइए हम इसका अगर फिजिकल मैप की बात करें तो ये रहा वेनेजुएला। यहाँ पे है माराकैबो लेक, ये कैरेबियन सी ना, ये एटलस पर्वत का कुछ भाग, ये लेक गौरी ना। इस प्रकार से इधर से ब्राज़ील लग गया, इधर से गुयेना है, और इधर से कोलंबिया है। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो उससे सटा हुआ ही एक द्वीप है। अब आइए इसके हम फिजिकल मैप के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक और शब्द चर्चा में रहा है, डेल्टा फोर्स। तो डेल्टा फोर्स क्या है उसे हम देख लेते हैं। यह अमेरिकी सेना की एक अति विशेष गोपनीय और एलिट कमांडो यूनिट है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक और प्रतिष्ठित स्पेशल फोर्स में से एक है। फोर्स अमेरिका की टियर 1 स्पेशल मिशन यूनिट है, जिसे आतंकवाद विरोधी अभियान, बंधक बचाव एवं बेहद संवेदनशील सैन्य मिशन सौंपे जाते हैं। इसने 2019 में ISI प्रमुख अबू बकर अल बगदादी को मार गिराया, और मार गिराने वाले ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी। हालिया रिपोर्ट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भी इसी ने उठाया है। चलिए, अगर हम वेनेजुएला की भौतिक की बात कर लिए तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, कैरेबियन सागर से सीमा लगता है, पड़ोसी देश में है कोलंबिया, ब्राज़ील और गुयेना। इतना बात पे हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अगर प्रदेश की बात करें तो 3 भौतिक प्रदेश में उसे बांट करके पढ़ सकते हैं। कौन कौन? एंडीज पर्वत, दूसरा लानोस का मैदान, और गुयेना आइसलैंड। तो लानोस का मैदान भी अगर कहेगा तो ये कहाँ पे है? वेनेजुएला में। चलिए, एंडीज पर्वत पश्चिमी भाग
में है। जैसे कि हमने आपको बताया, ये पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वत का भाग है। देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग पर एंडीज पर्वत श्रृंखला के उत्तरी विस्तार है। यहाँ ऊंचे पर्वत चोटियाँ और पठार क्षेत्र मिलते हैं। यही क्षेत्र उस सबसे अधिक उबड़ खाबड़ है। प्रमुख श्रेणी की अगर हम बात करें तो कोर्डेला डे मेरिडा, यहाँ देखिए कोर्डेला डी मेरिडा, ये वाली एरिया हो जाएगा। अगर हम उसकी सर्वोच्च शिखर की बात करें तो पिको बोलिवार प्रमुख शहर है। सैन क्रिस्टोबल ना, प्रमुख शहर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। चलिए, लानोस का मैदान कहाँ है? तो वेनेजुएला में। एंडीज और गुयाना आइसलैंड के बीच यह चौड़ा मतलब और उपजाऊ मैदान है। घास के मैदान पशुपालन एवं कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे नदी कौन कौन सी है? ओरिनोको रिवर, एपेचर रिवर और मेटा रिवर और गोवेरे रिवर, ये देख लेते हैं। इधर गुयाना उच्च भूमि और इधर पर्वत, इस दोनों के बीच में है क्या? तो लानोस का मैदान। चलिए, गुयाना आइसलैंड के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, ये नदियाँ वर्षा ऋतु में बाढ़ लाती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। ये तो कॉमन सी बात है। गुयाना आइसलैंड दक्षिणी भाग में है। यह स्थान दक्षिण पूर्वी वेनेजुएला में है। यह प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र प्लेटियो है। यहाँ घने जंगल और पहाड़ी रचनाएं हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहीं पे है। और कौन? एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में। चलिए, अगर हम झील की बात करें तो देश के उत्तर पश्चिम में है क्या? लेक मैकैबो। और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और ये तेल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। लेक गौरी ओरिनोको नदी पर स्थित विद्युत जल परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए हम इस दोनों लेक को दिखाते हैं। कौन कौन लेक है? लेक मैराकैबो और लेक गौरी। आइए, लेक गौरी यहाँ पे मिल जाएगा। ये है लेक गौरी और लेक मैरिकैबो। लेक मैरिकैबो यहाँ है और लेक गौरी यहाँ पे है। ये दोनों कहाँ पे हैं? तो वेनेजुएला में। अगर हम तटीय क्षेत्र की बात करें तो उत्तर में कैरेबियन सागर के साथ संकीर्ण तटीय मैदान फैला हुआ है। इसला मैरगेटा द्वीप है इसका। और राजधानी की हम बात करें तो कराकस पढ़े ही हैं। प्रमुख नदी देश के जीवन रेखा अटलांटिक महासागर में गिरती है। कौन? ओरिनोको नदी। और एग्जाम के क्विक रिवीजन के लिए देखें तो सर्वोच्च चोटी है पिको पोलिवर और लेक मैरिकाम्बो सबसे बड़ी झील है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है। प्रमुख नदी ओरिनोको है। प्रमुख मैदान लानोस के मैदान है और पठार गुयाना का पठार है। इस प्रकार से हमने इसे भी देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ था कि दिल्ली में देखा गया सुपर मून की घटना। आज ज्योग्राफी के कई सारे टॉपिक रिवीजन हो जाएगा इसी के साथ। थोड़ी सी समस्या हो सकता है कि अभी हमने इस फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी अपने से बेहतर समझाने और देने का प्रयास करते हैं। अगर ये प्रयास बेहतर लगे तो अपने चाहने वाले साथी के जो इसका लाभ ले सके उसके पास शेयर करें और अपना सुझाव अति कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए, अगला देखते हैं कि नई दिल्ली में नई दिल्ली भारत में देखा गया सुपर मून। पहले न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर देखेंगे कि सुपर मून होता क्या है।
साल 2026 का पहला सुपर मून शनिवार की रात दुनिया की कई देशों के साथ भारत में भी दिखाई दी। इस दौरान चांद अत्यधिक बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। सुपर मून के दौरान क्या होता है? चांद बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। इसे वुल्फ मून भी कहते हैं। यह नाम उत्तरी गोलार्ध की प्राचीन लोक कथाओं से जुड़ा है। इस खगोलीय घटना के दौरान चंद्रमा सामान्य पूर्णिमा की तुलना में 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। धरती सूर्य के करीब होती है, जिससे के कारण चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है और यह सुपर मून कहलाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि स्थिति क्या है सूर्य, मून, सन, मून और अर्थ का। तो ये है हमारे सूर्य देवता, ये है हमारी पृथ्वी और ये है चंद्रमा। तो सूर्य के चक्कर लगाता है पृथ्वी और पृथ्वी की चक्कर लगाती है चंद्रमा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पार्ट में उजाला होगा तो एक पार्ट में अंधेरा होगा। तो इतनी बात को आप समझ गए। तो कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि सुपर मून की घटना हुआ क्या कि चांद अधिक चमकीला दिखाई दिया और सूर्य के अति पृथ्वी के नज़दीक था। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं सुपर मून की घटना होता क्या है। अब ये सर्कुलर पाथ में, इसे बोलते हैं वृत्ताकार पाथ, अर्धवृत्ताकार, मतलब पूरा गोल नहीं होता है, गोल पाथ पे नहीं घूमता है। अब यहाँ देखिए, ये जो घटना है इसे बोलते हैं सुपर मून की घटना। सुपर मून की घटना में क्या है कि पृथ्वी के नज़दीक हो जाता है चंद्रमा, और जब नज़दीक हो जाएगा तो बड़ा भी दिखाई देगा, साफ भी दिखाई देगा और ज़्यादा चमकीला भी दिखाई देगा। तो इसे सुपर मून कहते हैं। जब सबसे अधिक दूरी होगा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच तो धुंधला दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, तो उसे हम माइक्रो मून कहते हैं। ये घटना समझ गए। तो इसमें होता क्या है, यहाँ हो गया माइक्रो मून, ये हो गया सुपर मून। माइक्रो मून में होता क्या है कि 14 से 15% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। सुपर मून में ये देखिए फुल मून, और ये है, इसे माइक्रो मून कहते हैं और मुकाबले 14% 30% ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये स्थिति किसका है? माइक्रो मून का। और ये स्थिति किसका है? सुपर मून का। इतना बड़ा दिखाई देगा। तो हमने देख लिया कि सुपर मून होता क्या है, और इसे वुल्फ मून भी कहते हैं, और इसका नाम उत्तरी गोलार्ध के लोक कथाओं के नाम से जुड़ा हुआ है। चलिए ये भी देख लिए। अब अगला न्यूज़ था G7 2026 का मेज़बानी करेगा, 2026 का मेज़बानी करेगा फ्रांस। चलिए, तो इसी से जुड़ा हुआ है। वह 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस करेगा। हाँ, फ्रांस ही बोले थे ना, फ्रांस मेज़बानी करेगा। 52वां G20 शिखर सम्मेलन 14 से 16 जून 2026 को एवियन लैंस बैंड फ्रांस में होने वाला है। वार्षिक शिखर सम्मेलन ये दूसरी बार होगा जब एरियन लेस बैंड G7 शिखर सम्मेलन का मेज़बानी करेगा। इससे पहले 2003 में 29वें G8 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किया था। 2027 में अमेरिका मेज़बान करेगा। तो यहाँ देखते हैं कि 2026 में कौन मेज़बान किया, 2025 में। तो 2025 में मेज़बान किया G20 का, G7 का कनाडा। 2026 में करेगा फ्रांस और 2027 में करेगा USA। G7 का 2025 में कौन किया मेज़बान, तो कनाडा। 2026 में फ्रांस और 2027 में USA मतलब अमेरिका। G7 सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो इसमें 7 देश हैं। कौन कौन? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। इसमें कौन कौन देश हैं?
नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 जापान, नंबर 4 जर्मनी, नंबर 5 इटली, नंबर 6 यूके और नंबर 7 यूएसए। ये 7 कंट्री है किन सालाना आयोजन होता है। कनाडा 2025 की अध्यक्षता की थी। यूरोपियन यूनियन एक नॉन एन्यूमेंट सदस्य के तौर पे इसमें हिस्सा लेते हैं और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन के नेताओं को अक्सर इसमें मीटिंग में बुलाया जाता है। रूस के शामिल होने के बाद 1997 में G8 बन गया था, लेकिन क्रीमिया पे कब्जे के बाद रूस को बाहर निकालने के बाद 2014 में फिर से ये G7 बन गया। G8 हुआ था कब? 1997 में, एवं G7 कब बन गया? रूस जब निकल गया तो हो गया G7 कब? ग्रुप ऑफ 7 2014 में रूस को बाहर निकाल दिया गया। तो इस प्रकार से इस न्यूज़ को भी हम देख लिए। तो एक बार फिर से हम देखें कि ग्रुप ऑफ 7 क्या है? 7 देशों, 7 आर्थिक महासदस्य, 7 अमीर देशों का एक ग्रुप है जिसमें कौन कौन शामिल है? कनाडा, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, यूके और यूएसए। इसके मीटिंग प्रत्येक साल होता है। 1997 में शामिल हुआ था रसिया, तो G8 हो गया था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पे कब्जा के कारण उसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। G7 का 2025 में मीटिंग हुआ था कनाडा में, 2026 में हुआ फ्रांस में और 2027 में होगा अमेरिका में। तो इस प्रकार से हम इस न्यूज़ को भी देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जुड़ा हुआ है स्पोर्ट्स से। इसमें आज का न्यूज़ भी देखेंगे और पिछला जो भी पढ़े थे उसे हम रिवीजन भी करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का न्यूज़ क्या है। आज का न्यूज़ है कि 14 वर्ष की उम्र में भारत का नेतृत्व किया वैभव बने सबसे कम उम्र का अंडर-19 वनडे कप्तान। मतलब अंडर-19 क्रिकेट में 19 साल से छोटा का जो क्रिकेट होता है उसमें सबसे कम उम्र का कप्तान कौन बना है? तो वैभव सूर्यवंशी। ये हो गया न्यूज। तो अंडर-19 में सबसे कम उम्र के कप्तान कौन बने? वैभव। आइए इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भूटान सब T20 मैच में 8 विकेट लेने के लिए, T20 विकेट में ऐसी पहली बार हुआ जो पहली म्यांमार के खिलाफ। T20 मैच में एक ही मैच में सबसे अधिक विकेट लेने का श्रेय किसे गया? तो यह है भूटान के गेंदबाज सोमन येसे को। और यही काम कौन कर दी? अपने यहाँ की दीप्ति दीदी। T20 इंटरनेशनल में इंटरनेशनल मैच में रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा विकेट लेने की दीप्ति ने, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मेगन सूट को पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ से 3 बात आपको याद रखनी है कि अंडर-19 में सबसे कम उम्र का कप्तान कौन बना? वैभव सूर्यवंशी। और T20 में सबसे अधिक विकेट कौन लिया? तो सोनम येसे। ये कहाँ की रहने वाला है? भूटान की। उसके बाद T20 महिला में सबसे अधिक विकेट कौन लिया? तो दीप्ति दीदी ने, दीप्ति शर्मा ने। किसके खिलाफ लिया? तो ये श्रीलंका के खिलाफ। ये किसके खिलाफ लिया? हाँ, श्रीलंका के खिलाफ। चलिए, बिल्कुल सही। आइए इंटरनेशनल से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर के भी हम डिवीजन कर लेते हैं। कर्नल C.K. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? सचिन तेंदुलकर। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहा? जसप्रीत बुमराह। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में स्मृति मंधाना। ICCI विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विनी। ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर ये किसे मिला? अमेलिया केर को। ICC पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमरजई। ये कहाँ के रहने वाला है? अफगानिस्तान के। ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना भारत की रहने वाली। ICC मैच टेस्ट क्रिकेट
ऑफ द ईयर, जसप्रीत बुमराह आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, अर्शदीप सिंह कहाँ के रहने वाला, भारत, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, अमेलिया केर एक यहाँ पे भी आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर T20 में भी है, और आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिगवर्थ इंग्लैंड के रहने वाला। तो चलिए ये न्यूज़ भी हमने देखा। अगला न्यूज़ है गुयाना से संबंधित, सॉरी गिनी से संबंधित। गिनी, ओह सॉरी, ये वीडियो थोड़ी सी लंबा हो रहा है, लेकिन इसमें ज्योग्राफी का कंसेप्ट ज़्यादा था जिसे क्लियर करना भी ज़रूरी था। गिनी के सैन्य नेता मामादी डुम्बैया राष्ट्रपति चुने गए हैं। सैन्य नेता कौन है? मामादी डुम्बैया। एक अफ्रीकी देश है गिनी, जहां की सैन्य नेता मामादी डेब्यू राष्ट्रपति चुने गए हैं। दिसंबर में हुए चुनाव में 86.72% वोट मिले हैं। डुम्बैया ने सितंबर 2021 में तख्ता पलटकर राष्ट्रपति अल्फा कांडे को हटाया और बाद में खुद चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। तो ये न्यूज़ क्या था, और न्यूज़ महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ सैन्य राष्ट्रपति बना है, एक सेना राष्ट्रपति बना है। कहाँ? तो गिनी में, और उसका नाम क्या है? मामादी डुम्बैया, और तख्ता पलट करके बना है। तो अगर हम फिर से बात मैप देखने की करें तो ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, जिस हाथ से हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, यानी राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट। अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें तो 5 महाद्वीप है। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो हम अफ्रीका महाद्वीप में जाएं तो ऊपर सबसे एक अफ्रीका महाद्वीप में इस साइड यहाँ पे एक देश मिलेगा, वो है गुयाना के नाम से। आइए हम इसका जो लोकेशन देख लें। ये किससे लगा हुआ है? अटलांटिक ओशियन से। ये सीमा साझा करता है सीरिया लियोन से, लीबिया, इधर हो गया माली, इधर सेनेगल से सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से हमने इस न्यूज़ को भी देखा। आगे छोटा छोटा न्यूज़ है। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता की अनुमति के बिना सोशल मीडिया उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य, स्क्रीन टाइम बढ़ने से ऑनलाइन नुकसान जैसे चिंताओं को दूर किया जा सके। तो 15 साल से कम को सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया है, किसके अनुमति के बिना? माता पिता की अनुमति के बिना। ये कौन सा देश है? तो फ्रांस, याद रखेंगे। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह वायुसेना के साउथ वेस्टर्न एयर कमांडर के एयर ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ बने हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र हैं और 13 जून 1987 को फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए थे। ये काम की न्यूज़ नहीं है। वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियन दोहा में मैग्नस कार्लसन ने 9वीं बार वर्ल्ड ब्लिट्ज खिताब जीता है। भारत के अर्जुन एरिगैसी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। दोनों खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में 2-2 मेडल जीतने वाले इकलौता खिलाड़ी रहे। चलिए, तो आज के साथ ही आज का न्यूज़ समाप्त होता है। अब हम, जैसे कि आपको पता है कि जो आज हम पढ़ाए हैं, मतलब 4 जनवरी को जो पढ़ाएं, 5 जनवरी को वहाँ से MCQ बनता है, और 6 जनवरी को हम उसका उत्तर बताते हैं। साथ में ये भी बताते हैं कि कौन कितने बच्चों ने सही किया है और सही आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। हाँ, इसे आप सफ़र एजुकेशन चैनल, टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इस प्रकार से लिखेंगे आप सफ़र एजुकेशन, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन करके आप प्रत्येक दिन इसे टेस्ट के रूप में दे भी सकते हैं।
पहला क्वेश्चन है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने वाला पहला देश कौन बना है, ये आपको बताने हैं। गोवा में कितने ज़िले हैं? देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है? वैज्ञानिक ने स्टेगना मैनूटा नामक एक प्रजाति की खोज की है, वो किसकी प्रजाति है? और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह आज का प्रश्न रहा। आइए कल के प्रश्न का आंसर देखते हैं। कल का प्रश्न है कि देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला एआई रिसर्च संस्थान कहाँ बनाया जाएगा? तो 11 बच्चों ने इसका आंसर दिया, जिसमें आंसर सही 45% ने दिया। इसका आंसर सही है गांधीनगर, गुजरात। दूसरा क्वेश्चन था कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जिसे 10 बच्चों ने अटेम्प्ट किया और 5 बच्चों ने सही आंसर दिया, मतलब 50%। इसका सही आंसर है जस्टिस संगम। महिला T20 नेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? 11 बच्चों ने अटेम्प्ट किया एवं 46% बच्चों ही ने केवल सही जवाब दे पाया, जिसका आंसर है दीप्ति शर्मा। जीडीपी के आधार पर देश को सही क्रम में सजाना था। 11 बच्चों ने अटेम्प्ट किया और 11 के 11 बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड। 11 के 11 बच्चों ने सही आंसर दे दिया। इसमें है अमेरिका, चाइना, जर्मनी, भारत और जापान। और अगला था कि इजराइल ने अपनी दशकों पुरानी परंपरा को तोड़ करके पहली बार गैर इजरायली नागरिक को इजराइल प्राइज़ देने जा रहा है, वो है ट्रंप को। लेकिन ट्रंप ने तो और दूसरा ही कांड कर दिया। इसको अटेम्प्ट किया 12 बच्चों ने और 41% बच्चों ने सही आंसर दिया, जिसका आंसर है ट्रंप। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। सेशन को समाप्त करने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको उपलब्ध है टेलीग्राम चैनल पे, ये उपलब्ध हो जाएगा। अक्टूबर के न्यूज़पेपर शॉर्ट नोट्स है, ये नवंबर की है, ये दिसंबर के हैं। इस चैनल पे आपने देख ही रहे हैं। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सफ़र एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को यहाँ से आप स्कैन करके वहाँ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी क्लासेस का लिंक और ज़रूरी जो भी PDF है, PDF टेस्ट का क्वेश्चन, ये सभी वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। ये है सफ़र एजुकेशन। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इतना शानदार कंटेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है। अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और ज़रूरतमंद अपने साथी से शेयर करें। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।